नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। नॉलेज इन्हांसमेंट की आज की हमारी सीरीज में आपका टॉपिक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसून, जो ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण पार्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्री तथा मेंस दोनों ही परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस टॉपिक के चुनाव का कारण यह है कि हाल ही में आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह बयान जारी किया कि इस वर्ष भारतीय मानसून पिछले वर्ष यानी 2022 या 2021 की अपेक्षा लेट आया। तो इस कारण हमने यह सोचा कि इस संपूर्ण विषय पर अपना एक महत्वपूर्ण राय बना लेते हैं तथा इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो आइए साथियों, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड इंडियन मानसून के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तथा यह भी समझने का प्रयास करते हैं कि इस वर्ष भारतीय मानसून के लेट आने में किन किन कारणों ने भूमिका निभाई। तो आइए साथियों, चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक नज़र में देख लेते हैं, इसके बाद हम अपने मूल विषय की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा उसकी विशेषताएं। इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हम एक समग्र विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय मानसून। भारतीय मानसून के बारे में एक ओवरव्यू हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा है मानसून पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव। भारतीय मानसून पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है तथा यह किस प्रकार से उनसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसून पर वैश्विक तापन का प्रभाव, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन तथा इंडियन मानसून पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव है, उसके बारे में भी हम एक ओवरव्यू देने का प्रयास करेंगे। तथा आखिरी में हम जानेंगे कि क्यों लेट हो रहा है भारतीय मानसून। हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो कि यह मानसून के लेट होने के कारण ही है। तो हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय मानसून क्यों लेट हो रहा है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर तथा उसके बारे में कुछ सूचनाएं तथा कुछ फैक्ट्स इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं तथा उन्हें समझने का भी प्रयास करते हैं, जिन्हें हम अपने उत्तरों में उचित मात्रा में स्पष्ट तरीके से दर्शा सकें। तो चलिए चलते हैं आगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इसे हम नीचे दिए गए मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे और अधिक क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस मैप में मोटा मोटा 30 डिग्री दिखाया गया है, जहाँ और हमने यहाँ 23.5 डिग्री बोला। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, डाटा में थोड़ा बहुत अंतर होता रहता है। एग्जैक्ट 23.5 होता है, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंध का बोला जाता है। तो इसलिए इस मध्य में आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। परंतु कभी कभी इनका दायरा थोड़ा बढ़ जाता है और ये 30 तक पहुंच जाते हैं, तो इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। यह डाटा में थोड़ा बहुत अंतर अलग अलग किताबों में अलग अलग आर्टिकल्स में होता रहता है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। यह हमारे सामने वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं।
ये 30 डिग्री रेखा आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये 30 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो एरिया है यहाँ का, ये पूरा एरिया ट्रॉपिकल जोन है। ये पूरा एरिया ट्रॉपिकल जोन है, जहाँ ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, यहाँ पे ये अरब सागर, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कलर्ड एरिया है यह ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के एरिया है। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखे जाते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जितने भी चक्रवात आते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं जिन्हें हम देखने का प्रयास तथा समझने का प्रयास करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि चक्रवात लो प्रेशर जोन के एरिया होते हैं, जिनके मध्य में अत्यधिक लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है और चारों ओर से हवाएं एक केंद्र में आने का प्रयास करती हैं। जैसे यहाँ अगर लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं इस तरीके से चलेंगी। ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से हवाएं चलेंगी। ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका सेम उल्टा होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, सॉरी साउथ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात घड़ी की सुइयों के दिशा में ही गति करते हैं। यह कोरियालिस फोर्स के माध्यम से होता है, जिससे हम किसी अन्य वीडियो में अत्यधिक विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि हवाएं कैसे अपनी दिशा में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ जाती हैं। यह कोरियालिस फोर्स के माध्यम से होता है, जिसे हम किसी अन्य क्लास में विस्तृत रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों की दिशा यानी हवाओं की जो दिशा होती है वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगली विशेषता हमारी है, इनके केंद्र में वायुदाब अत्यधिक निम्न होता है। जैसा कि जानते हैं कि चक्रवात जो होते हैं वो निम्न वायुदाब के केंद्र द्वारा निर्मित होते हैं, जिन्हें भरने के लिए चारों ओर से हवाएं आती हैं और एक चक्राकार हवाओं का निर्माण होता है, जिसे चक्रवात बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो निम्न दाब होता है उसका तथा सामान्य वायुदाब का अंतर 20 से 25 या 10 से 20 डिग्री प्रेशर का अंतर होता है। परंतु जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनमें 40 से लेकर 45 डिग्री 40 से लेकर 45 मिलीबार तक का अंतर होता है, जिससे हवाएं अत्यधिक तीव्र गति से आकर्षित होती हैं तथा यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से अत्यधिक तीव्र हो जाते हैं तथा विनाशकारी हो जाते हैं। तो इनके केंद्र में वायुदाब अत्यधिक निम्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का व्यास 20 से 65 किलोमीटर होता है, यानी ये व्यास की दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से छोटे होते हैं। यहीं पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का व्यास अत्यधिक विस्तृत होता है। इसकी अगली विशेषता है, इसकी गति अत्यधिक तीव्र होती है। यह कभी कभी 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, जिन्हें सुपर साइक्लोन कहा जाता है। तो हमने चक्रवातों की अलग अलग विशेषताओं को समझा। अब आइए देखते हैं कि इन्हें विश्व के मानचित्र पर अलग अलग नामों से पहचाना जाता है तथा वे क्या क्या हैं और किन स्थानों पर इन्हें किन नामों से पहचाना जाता है।
तो आइए इसे एक मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा मानचित्र, इस पे आप वर्ल्ड मैप को देख सकते हैं। और ये एरिया जो है ये ट्रॉपिकल जोन, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं। ये जैसे ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक रीजन। नॉर्थ अटलांटिक रीजन ये अमेरिका का, यूएसए का, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी जो तट है वहां पे आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। यानी कि जो कैरेबियन सी है उसके आसपास, यहाँ पे कैरेबियन सी है, उसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। इसी प्रकार जो एशिया का पूर्वी तट यहाँ पे देख सकते हैं, जापान, कोरिया, चाइना का ये तट, इधर इंडोनेशिया, वियतनाम आदि के जो तट हैं, इस क्षेत्र में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है, जिसे हम याद रखने का प्रयास करते हैं। यानी कि एशिया के पूर्वी तट पर आने वाले चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे हिंद महासागर को देख सकते हैं। हिंद महासागर में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं, तथा ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों में आने वाले साइक्लोन को हम विली विली के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आसपास आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम विली विली के नाम से जानते हैं। तो इस विश्व के मानचित्र पर हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नामों को जानने का प्रयास किया। आप चलते हैं आगे। यहाँ पे हम भारतीय मानसून के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हम मानसून शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। मानसून एक प्रकार की हवाएं हैं जो मौसम शब्द से बना है, जिनमें वर्ष में कम से कम 2 बार उनकी दशा में पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है। यानी कि मानसून हवाएं जिस भी स्थान पर बहती हैं, वर्ष में ऋतुओं के अनुसार उनकी दिशा में 2 बार पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। यानी कि यदि वो किसी ऋतु में उत्तर से दक्षिण चल रही हैं तो वो किसी ऋतु में दक्षिण से उत्तर चलने लगेंगी। ऐसी ही हवाओं को मानसूनी हवाएं कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर चलने वाली मानसूनी हवाओं को वर्ष में 2 बार पूर्ण परिवर्तन होता है। शीत ऋतु में चलने वाली मानसूनी हवाओं को उत्तर पूर्व मानसूनी हवा तथा ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली मानसूनी हवा को दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा कहा जाता है। यानी कि जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हम देखते हैं तो शीत ऋतु में जो इस महाद्वीप पे हवाएं चलती हैं उनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की होती हैं, जो शुष्क हवाएं होती हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उत्तर पूर्व में भारतीय महाद्वीप के उत्तर दिशा में स्थलीय भाग है, जहां से आने वाली हवाएं शुष्क ही होगी, क्योंकि उनके पास आर्द्रता यानी नमी की कमी होगी। तो शीत ऋतु में चलने वाली उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाली हवाएं शुष्क होती हैं, तथा ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली हवाएं आर्द्र होती हैं, जो महासागर यानी कि हिंद महासागर के ऊपर से होकर आती हैं तथा उनमें पर्याप्त आर्द्रता होती है, जिसके माध्यम से भारत में वर्षा होती है। सामान्यतः यही ग्रीष्म ऋतु की आने वाली जो हवाएं मानसूनी है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जानते हैं, ये हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रीष्म ऋतु में लगभग 80% वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिसे हम इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस मानचित्र में ये वाला हिस्सा ग्रीष्म ऋतु से संबंधित मानसूनी हवाओं को दर्शाता है, जिसमें हम यह देख सकते हैं कि यह इंडियन ओशन का हिस्सा है, जिसमें हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। यह अपने साथ पर्याप्त नमी लेकर जाएंगी तथा संपूर्ण भारतीय भूभाग पर वर्षा के लिए जिम्मेदार होंगी।
तो ये ग्रीष्म ऋतु की हवाएं हैं जिन्हें हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। मानचित्र के इस हिस्से में हम देख सकते हैं ये शीत ऋतु की मानसूनी हवाएं हैं जिनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये हवाएं इधर के भूभागों से होकर आती हैं जिनमें शुष्कता होती है, अतः ये हवाएं शुष्क होती हैं, इनके माध्यम से वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार भारतीय मानसून के पैटर्न को हमने समझा। चलते हैं आगे। आगे हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है। यह प्रभाव दो प्रकार का हो सकता है, सकारात्मक तथा नकारात्मक। आइए इन प्रभावों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार से भारतीय मानसून पर सकारात्मक या कभी कभी नकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करता है। तो सर्वप्रथम हम सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। सकारात्मक प्रभाव में पहला प्रभाव है मानसून की शुरुआत में तेजी लाता है। जैसे कि हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये है अरब सागर और इधर है बे ऑफ बंगाल। इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता अत्यधिक होती है। जब इस क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है तथा ये अपने साथ ये इनकी दिशा भारतीय भूभागों की ओर होती है तथा ये अपने साथ पर्याप्त मात्रा में नमी ले जाते हैं जो अत्यधिक वर्षा करते हैं तथा इन्हीं चक्रवातों के साथ दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं इनमें मिल जाती हैं और इनमें तीव्र गति से होते हुए भारतीय भूभाग में पहुंच जाती हैं और अत्यधिक मात्रा में वर्षा करती हैं। तो इस प्रकार मानसून की शुरुआत में तेजी लाते हैं ये चक्रवात। अगला प्रभाव है मानसूनी हवाओं में नमी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये इस क्षेत्र में जो आने वाले चक्रवात होते हैं वो भारतीय भूभाग की ओर गति करते हैं तथा अपने साथ अत्यधिक मात्रा में नमी को लेकर जाते हैं और भारतीय भूभागों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा करते हैं जिससे मानसून का निष्पादन अत्यधिक अच्छा होता है। परंतु तटीय क्षेत्रों में यह कभी कभी फ्लैश फ्लड का कारण भी बनता है जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। जैसे उड़ीसा में आने वाले चक्रवात जो अत्यधिक जान तथा माल की हानि करते हैं। तो इस प्रकार ये सकारात्मक प्रभाव को हम देखते हैं कि किस प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनों की शुरुआत में तेज करता है तथा मानसूनी हवाओं में नमी की मात्रा को बढ़ा देता है। अब आइए इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं जो इस बात से भी संबंधित है जिसे हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि क्यों भारतीय मानसून इस बार लेट हो रहा है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भारतीय मानसून पर क्या नकारात्मक प्रभाव है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। नकारात्मक प्रभाव में पहला प्रभाव है मानसून वर्षा को बाधित करना। यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव में पहला प्रभाव है मानसून गर्त को बाधित करना। यहाँ पर गर्त होगा यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर गर्मियों के मौसम में इस क्षेत्र में लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है जो हवाओं को इस दिशा से इस दिशा की ओर खींचती हैं तथा भारतीय क्षेत्र पर वर्षा होती है। लेकिन जिस समय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का
जनन होता है इस क्षेत्र में, तो वो इस क्षेत्र के मानसूनी गर्त को प्रभावित करते हैं। यानी कि यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जनन मानसून से पहले हुआ, यानी कि मई या अप्रैल या जून तक के महीने में भी यदि इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जनन हो गया, तो इस क्षेत्र में पहले ही पहुंचकर तापमान को कम कर देते हैं, जिससे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट पर प्रभाव पड़ता है और यह मानसूनी हवाओं को अपनी ओर खींचने में कमजोर हो जाता है। हालांकि यह प्रभाव उतना अत्यधिक नहीं होता, फिर भी छोटे स्तर पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव है हवाओं के पैटर्न को बदल देता है। जैसा कि हमने अभी हाल ही में अरब सागर के रीजन में इधर देखा कि वाइपर जॉय नामक चक्रवात आया, जो भारतीय मानसून को इस बार अत्यधिक रूप में प्रभावित कर गया, क्योंकि इस चक्रवात ने, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, मानसूनी हवाओं के पैटर्न को बदल दिया। यह चक्रवात अपने साथ अत्यधिक मात्रा में विषमता को लेकर आया तथा मानसूनी हवाओं की दिशा को मोड़ने में अत्यधिक भूमिका निभाई, जिस कारण से भारतीय मानसून इस बार कुछ लेट दिख रहा है, जिसे हम आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे यह समझते हैं कि नकारात्मक प्रभाव में हवाओं के पैटर्न को कैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बदल देते हैं, जिससे वर्षा की मात्रा भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में प्रभावित होती है। चलते हैं आगे की ओर। इसका एक अन्य नकारात्मक प्रभाव ही है जिसे हम देखते हैं, यह अनिश्चितता उत्पन्न कर देता है। यानी कि यह समय से पहले या समय के बाद आता है, जिससे मानसून में जो अनिश्चितता होती है वह उत्पन्न होती है। यानी कि कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी वर्षा कम होती है, जिससे वर्षा का पैटर्न प्रभावित होता है। तो यह भारतीय मानसून को इस रूप में भी नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। अब चक्रवातों के निर्माण और मानसून पर वैश्विक तापन के प्रभाव को देखते हैं, जो इस समय विश्व पटल पर अत्यधिक चिंता का कारण बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अब न तो किसी से छुपी है, न ही आगे यह किसी से छुपी रहेगी, क्योंकि यह निरंतर ही बढ़ रही है, जो मानव जाति के लिए तथा अन्य जैविक विविधता के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो आइए ग्लोबल वार्मिंग का साइक्लोन के निर्माण तथा इंडियन मानसून पर इसका क्या प्रभाव है उसको देखने का प्रयास करते हैं, तथा इसकी कड़ी इस टॉपिक से भी जुड़ी है कि इंडियन मानसून क्यों लेट आ रहा है, या इंडियन मानसून के पैटर्न में किस प्रकार से चेंजेस लगातार आ रहे हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का ही कारण है। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। चक्रवातों की आवृत्ति तथा तीव्रता में वृद्धि, यानी चक्रवातों की फ्रीक्वेंसी तथा इंटेंसिटी में वृद्धि करता है। जब कभी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि उनका निर्माण महासागरीय क्षेत्रों में हमेशा होता है, और यह महासागरीय क्षेत्रों से ही अपनी ऊर्जा लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा आगे की ओर अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ते हैं। और यह गुप्त उष्मा कब आती है? जब सागरीय सतह अत्यधिक गर्म होगा, यानी कि यह 27 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा, तो उस समय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के निर्माण की अत्यधिक आदर्श दशा मानी जाती है, जिसमें सागरीय सतह गर्म रहेगा और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होगा। परंतु जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सागरीय सतह के तापमान में भी वृद्धि होगी। यदि तापमान में वृद्धि होगी तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति यानी उनकी बारंबारता में भी वृद्धि होगी, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बार बार आएंगे और अत्यधिक क्षति पहुंचाएंगे, तथा उनकी तीव्रता यानी कि
के प्रकोप में भी वृद्धि होगी, उनकी गति में भी वृद्धि होगी, जिससे अत्यधिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा जान माल की हानि होगी। अगला प्रभाव है मानसून की शुरुआत, वापसी और वर्षा पैटर्न में परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग भारतीय मानसून को अत्यधिक रूप में प्रभावित कर रहा है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऋतुओं का समय जो है वो चेंज हो रहा है, ऋतुएं किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि गर्मी लेट से शुरू होना, वर्षा लेट से शुरू होना, शीत ऋतु लेट से शुरू होना, यह ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। कभी कभी देखा जाता है कि किसी स्थान पर अचानक अत्यधिक वर्षा हो जाती है, किसी स्थान पर वर्षा नहीं होती है। फ्लैश फ्लड की समस्या बार बार देखी जा रही है तथा मानसून के शुरुआत में भी लेट देखी जा रही है, वापसी में भी अत्यधिक अनियमितता देखी जा रही है, जो वैश्विक तापन के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। इसका अगला प्रभाव है वायुमंडलीय और महासागरीय परिसंचरण पैटर्न में बदलाव। वायुमंडलीय परिसंचरण से हमारा तात्पर्य है वायुमंडल में चलने वाली हवाएं, जैसे कि जेट स्ट्रीम हवाएं, जो मानसून को अत्यधिक रूप में प्रभावित करती हैं, उनके पैटर्न में चेंज आ रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से हवाओं के पैटर्न में चेंज आता है। इसके अलावा महासागरीय परिसंचरण के पैटर्न में भी चेंज आ रहा है। महासागरों में महासागरीय धाराओं का प्रभाव होता है, जो कि ताप से प्रभावित होती हैं। यदि महासागरीय सतह का ताप बढ़ेगा तो ये महासागरीय दशाएं महासागरीय धाराएं प्रभावित होंगी, जिससे तापमान का वितरण संपूर्ण महासागरों में उचित तथा प्राकृतिक तरीके से नहीं हो पाएगा, जिससे अत्यधिक समस्या उत्पन्न होगी। हमारा अगला प्रभाव है चरम मौसमी घटनाएं, यानी कि जैसे कि तीव्र गति से आने वाले चक्रवात, फ्लैश फ्लड इत्यादि, बिजली का गिरना, तड़ित झंझा, टार्नेडो इत्यादि चरम मौसमी जो घटनाएं, खतरनाक मौसमी घटनाएं हैं, वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही हैं तथा उनकी तीव्रता में भी वृद्धि हो रही है। यह वैश्विक तापन के कारण ही हो रहा है। जैसे जैसे विश्व का, पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसें इसे कवर कर रही हैं तथा पार्थिव दीर्घ तरंगों के विकिरण में समस्या उत्पन्न हो रही है और वैश्विक तापन बढ़ रहा है, जिससे ये सभी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जो कि बहुत ही घातक आगे सिद्ध हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस के इस्तेमाल पर, उनके उत्सर्जन पर विचार करने की आवश्यकता है तथा उसे व्यक्तिगत रूप से समझने की भी आवश्यकता है कि इसका दुष्प्रभाव कितना हो सकता है। आगे का प्रभाव है अल नीनो के प्रभाव में वृद्धि। अल नीनो, जैसा कि हम जानते हैं कि एक महासागरीय धारा है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती है। यह भारतीय मानसून को अत्यधिक रूप में प्रभावित करती है, जो कि सीधे सीधे वैश्विक तापन से संबंधित है। यदि वैश्विक तापन बढ़ेगा तो अल नीनो की जो आवृत्ति है, इसकी बारंबारता है, इसमें वृद्धि होगी और भारतीय मानसून अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होगा। इस मानचित्र के माध्यम से हम अल नीनो को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अल नीनो को विस्तृत रूप में किसी अन्य क्लास में हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो अल नीनो का जो ईयर होता है, यहाँ पे देखिए ये अल नीनो का ईयर है, यानी कि जब अल नीनो की उपस्थिति होती है तो कैसी मौसमी दशाएं रहती है। मैप पे देखते हैं कि अल नीनो का क्षेत्र ये पेरू का क्षेत्र जो है, ये अल नीनो का क्षेत्र है। यहाँ पे दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर एक धारा चलती है जिसे अल नीनो कहा जाता है। यह एक गर्म जल धारा है जिसके आने से यहाँ इस क्षेत्र पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। गर्म जल धारा आएगी तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी और इस क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट होगा। यदि इस क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो इस क्षेत्र को भरने के लिए इस क्षेत्र से हवाएं आती हैं और इनकी दिशा इस प्रकार होती है
और ये इस क्षेत्र में आएंगी, फिर ऊपर उठेंगी और इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में वर्षा करेंगी, जिससे इस क्षेत्र में काफी हरियाली आ जाती है। लेकिन कुछ समय बाद यह पे अत्यधिक बाढ़ की भी स्थिति देखी जाती है। परंतु ये जो क्षेत्र है, ये हिंद महासागर, इंडियन ओशन वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र सूखे की प्रभाव में आ जाता है और इसी क्षेत्र में आता है हमारा इंडिया। इस तरफ जो है ये बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, इस क्षेत्र में हमारा इंडिया आता है और इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। जिस वर्ष एल नीनो का ईयर होता है, मानसूनी दशाएं परिवर्तित हो जाती है और वैश्विक तापन के कारण एल नीनो की जो आवृत्ति है वह लगातार बढ़ रही है, जिससे बहुत ही घातक यह सिद्ध हो सकता है। नॉन एल नीनो का जो ईयर होता है, यानी कि ला लीना का जो ईयर होता है, उसे हम देखते हैं। यहाँ पर एक धारा चलती है जिसे हम ला नीना कहते हैं, यह एल नीनो के ही स्थान पर चलती है। यह ठंडी जल धारा है। ठंडी जल धारा के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जिससे हवाओं की गति इस दिशा की ओर हो जाती है और इस दिशा से चलने वाली हवाएं यहाँ पे नमी लेकर आती हैं और पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती हैं, जिससे इस क्षेत्रों में मानसून का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो इस स्लाइड में हमने संक्षिप्त तरीके से एल नीनो तथा ला नीना को समझने का प्रयास किया। अब जानते हैं कि आखिर इस बार मानसून के आने में क्यों लेट हो रही है। हाल ही में आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग ने यह सूचना दी कि इस वर्ष केरल के तट पर 8 जून को मानसून पहुंचा, जो कि सामान्य स्थिति में 1 जून को पहुंचता है। यानी कि यह इस वर्ष मानसून लगभग 1 हफ्ते लेट रहा। यह कैसे माना जाता है कि मानसून कैसे आ गया? केरल तथा लक्षद्वीप में 16 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कम 60% जो केंद्र हैं, अगर उनमें लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर वर्षा लगातार 2 दिनों तक होती है तो माना जाता है कि मानसून आ गया है। लेकिन यह स्थिति इस वर्ष 8 जून को हुई, जिस कारण संपूर्ण उत्तर भारत क्षेत्र में मानसून के आने में अत्यधिक लेट देखी जा रही है, जिससे किसान समुदाय अत्यधिक परेशान दिखाई दे रहा है। अरब सागर में आया बाइपरजॉय चक्रवात इसका एक प्रमुख कारण है, जिसे हमने आगे देखा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन कर देता है, उनके पैटर्न को चेंज कर देता है और जो मानसून ट्रफ होते हैं, यानी कि मानसून गर्त होते हैं, उसको कैसे प्रभावित करता है। तो बाइपरजॉय ने इस प्रकार इसी की भूमिका निभाई तथा भारतीय मानसून को लेट कर गया। बाइपरजॉय ने काफी नकारात्मक भूमिका इस बार निभाई, जिससे भारतीय मानसून लेट आ रहा है। इसके अलावा बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग, कैसे हमने पीछे देखा कि वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे मानसून के आगमन, मानसून की वापसी तथा वर्षा के पैटर्न में किस प्रकार से चेंज कर रहा है तथा एल नीनो की बारंबारता में कैसे वृद्धि कर रहा है। तो हमने यह भी समझ लिया कि भारतीय मानसून आखिर क्यों इस बार लेट हो रहा है तथा अन्य इसके अलग अलग डायमेंशन को हमने समझने का प्रयास किया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या रह जाती है या कुछ टर्म्स न समझ में आते हैं तो वीडियो को पुनः देखिएगा। उसके बाद अगर फिर भी न समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को पूछिएगा, जिसका 1-to-1 सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक में जो हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।